Hello everyone, I'm Rani Pandey and today we're going to continue our previous class. In our previous class, we have already seen the definition of accounting and we also get to know why do we study accounting. In our today's class, we will take one step further and we'll see the characteristics of accounting. But before moving to the topic, firstly we need to know what the characteristics actually mean. So let's start our class with understanding the term characteristics. And the characteristics actually mean in Hindi is विशेषता. अब ऐसे हम समझते हैं कि हर एक इंसान, हर एक समान, हर एक कॉन्सेप्ट की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से वो चीजें जानी जाती है। ऐसे ही अकाउंटिंग की भी अपनी कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से वो जानी जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा है सोनू और एक बच्चा है मोनू। सोनू मोनू काफी अच्छे दोस्त हैं और दोनों अपनी अपनी फैमिली के साथ मेले में गए हुए हैं। मेले में काफी भीड़ है, दोनों अपने अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं और अलग होने की वजह से घूम जाते हैं। फैमिली काफी परेशान है, बच्चे छोटे हैं, अब कैसे ढूंढे उस बच्चे को इतनी ज्यादा भीड़ में। सो वो क्या करते हैं कि बच्चे को ढूंढने के लिए एक जो पंडाल लगा रहता है मेले में, उस पंडाल पे जाते हैं और वहां से अनाउंसमेंट कराते हैं सोनू और मोनू के नाम का, और उनके कुछ खासियत बताते हैं कि सोनू में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो देख करके आप पहचानो कि ये बंदा सोनू है, छोटा बच्चा सोनू है। और ऐसे ही मोनू में तो सोनू के बारे में बताते हैं उनके पेरेंट्स कि बच्चा गोरा है, लंबा है, एंड काफी शांत बच्चा है ना, रेड कलर की टी शर्ट पहन रखा है और लंबा बच्चा है। ऐसे ही मोनू के पेरेंट्स ने बताया कि बच्चा जो है छोटे है, हाइट का छोटा है, चबी सा बच्चा है, सांवला बच्चा है, ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन रखा है और काफी चंचल बच्चा है। अब ये दोनों की खासियत बता दी गई, और ऐसा हो सकता है कि उस मेले में बहुत सारे बच्चों के अंदर ये 2-3 खासियत मिलती हो, लेकिन सारी की सारी खासियत एक बच्चे के अंदर मिलना ये इम्पॉसिबल है। और यही चीज जो है ये एक सोनू और मोनू को अलग बनाती है बाकी भीड़ के बच्चे से। अब ऐसा है कि इसलिए सोनू के जिस भी बच्चे में ये सारी खासियत मिलती होगी, इसका मतलब या तो वो सोनू है या तो फिर वो मोनू है ना। सोनू की खासियत अगर एक बच्चे में मिलती होगी तो सोनू है वो, और मोनू की खासियत एक बच्चे में मिलती होगी तो वो मोनू है। ये तो हो गई सोनू और मोनू की कहानी। ऐसे ही अपनी अकाउंटिंग की भी अपनी कुछ खासियत होती है, और वो खासियत अकाउंटिंग को अकाउंटिंग बनाती है। मतलब हमारे ही आगे चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आने वाला, एक टर्म आने वाला, बेसिकली दैट इज अ बुक कीपिंग। हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग ना अकाउंटिंग का एक छोटा भाई है, जिसके जो अकाउंटिंग के मोस्ट ऑफ द कुछ खासियत जो है वो बुक कीपिंग से मिलते हैं, लेकिन स्टिल अकाउंटिंग जो है उसके अंदर कुछ ऐसी भी खासियत है जो अकाउंटिंग को अकाउंटिंग बनाती है। हुई ना अकाउंटिंग की अपनी खासियत जो अकाउंटिंग को बुक कीपिंग से अलग करती है। अब मान लो कोई अकाउंटिंग और बुक कीपिंग एक मिनट के लिए मान लेते दोनों एक बच्चे हैं और दोनों को सामने खड़ा कर दिया गया और हमसे पूछा जाता है बताओ कौन है अकाउंटिंग और कौन है बुक कीपिंग। तो हम कैसे पहचाने कि कौन अकाउंटिंग है कौन बुक कीपिंग? तो अगर अकाउंटिंग की सारी खासियत किसी एक बच्चे से मिलती होगी तो वो अकाउंटिंग होगी, और ऐसे ही अगर बुक कीपिंग की खासियत अगर एक बच्चे में मिलती होगी तो वो होगी बुक कीपिंग। अब ये जानते हैं कि आखिर अकाउंटिंग की खासियत है क्या। तो सबसे पहली खासियत अकाउंटिंग की आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। अब ऐसा कहते हैं बिजनेस एक समय पे बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, लेकिन क्या वो सारी एक्टिविटी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगी? बिल्कुल नहीं। अब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो रिकॉर्ड नहीं हो सकती है, चलो उसके बारे में जानते हैं। मान लो एक समय के लिए मैं और हम सब है ना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम फोन बनाने का काम कर रहे हैं। ये मेरे फोन है, थोड़ी सी ड्रास्टिक है बट ये है ही फोन, है ना, फोन ही है। तो ये फोन है। अब ये फोन जो है बनाने का हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या इस फोन को बनाने के लिए सारी जो चीजें हैं वो हम अपने यहाँ ही बनाते होंगे? बिल्कुल भी नहीं।
कुछ सामान हम बाहर से मंगाते होंगे एज अ रॉ मटेरियल, है ना, कुछ ग्लासेस होंगी, बैग के जो कवर होंगे वो, और अंदर के कुछ मटेरियल होंगे जैसे पार्ट्स होंगे, मदरबोर्ड, कीबोर्ड और वॉट एवर इट इज, ये सारे जो हैं वो आप कहीं ना कहीं से मंगाते होंगे। और इन चीजों को मंगाने के लिए अगर आपने, मान लीजिए रॉ मटेरियल मंगाने के लिए आपने कुछ खर्चा किया, और वो मान लेते हैं खर्चा आपने 1 लाख रुपए का किया है। ये इस 1 लाख रुपए का जो आपने खर्चा किया है, ये एक अलग ट्रांजैक्शन हो गया। और मान ले कि मेरी एक बिजनेस ने एक और खर्चा किया है, रेंट पेमेंट का खर्चा किया है, और ये रेंट जो है वो बिजनेस का नहीं है, मेरा पर्सनल हाउस रेंट है ना, हम जिस घर में रहते हैं मैंने उस घर में के रेंट को पे किया है, और कुल मिला के उसके लिए मैंने 50,000 रुपए खर्चा किए। तो क्या ये जो घर का जो मैंने अपने रेंट पे किया है, क्या ये बिजनेस को डायरेक्टली, क्या वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है? नहीं है। और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं होगा। और ऐसे ही क्या रॉ मटेरियल पे जो खर्चा हुआ है, क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है? ऑफ कोर्स है। और अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है तो दैट मीन्स कि ये हमारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। सही है क्या? तो सबसे पहला काम होता है हमारे अकाउंटिंग में कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट जो है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट है ना। अगर वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट है तभी वो जाकर के बिजनेस में, मतलब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगे, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम होता है हमारा ये पता करना कि कौन सा अकाउंटिंग जो है, कौन सा जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन और इवेंट है। तो रॉ मटेरियल बिजनेस के थे क्योंकि बिजनेस खुद के लिए खर्चा नहीं कर रहा, बिजनेस जो है वो खुद के लिए खर्चा कर रहा है। आपने ये जो खर्चा है वो अपने पर्सनल चीज के लिए नहीं किया, आपने किसी और के लिए नहीं किया, आपने किसके लिए खर्चा किया? ये रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा किया। और अगर रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा किया मतलब ये बिजनेस को जाएगा, और बिजनेस को जाएगा मतलब ये बिजनेस का खर्चा है, और बिजनेस का खर्चा है दैट मीन्स ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट है। इसके अलावा इसका और एक मतलब है कि जो चीजें आपको मॉनेटरी टर्म में जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम मेजर कर देख सकते हैं कि उसके फाइनेंशियल नेचर है। फाइनेंशियल नेचर मतलब आपके बिजनेस में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिसका फाइनेंशियली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो है तो आपके बिजनेस के ही काम, लेकिन उसमें बिजनेस के होने के बावजूद वो फाइनेंशियल नेचर के नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं, आपके बिजनेस में कोई की एम्प्लॉय था। की एम्प्लॉय मतलब होता है कोई ऐसा एम्प्लॉय जो कि काफी आपके बिजनेस के लिए अच्छा था, मतलब आपके बिजनेस का उसकी वजह से काफी प्रॉफिट होता था, लेकिन किसी पर्सनल इशू की वजह से उस बंदे ने, उस एम्प्लॉय ने आपके बिजनेस को छोड़ दिया, और बिजनेस को छोड़ने की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर इसके इनडायरेक्ट इफेक्ट भी पड़ेंगे। कहीं ना कहीं वो था तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था, लेकिन उसके जाने की वजह से पूरी तरीके से तो बिजनेस तबाह नहीं होगा क्योंकि बिजनेस में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जाने की वजह से बिजनेस में थोड़े बहुत इफेक्ट आएंगे, उसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा तो कम होगा। और जब थोड़ा कम होगा दैट मीन्स उसके इम्पैक्ट तो है, उसके जाने के, उसके छोड़ने के आपके बिजनेस के इम्पैक्ट है, लेकिन वो इम्पैक्ट आप अपने बिजनेस में, अपने अकाउंटिंग में नोट नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर सकता है, उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड कर सकता है जो कि फाइनेंशियल नेचर के। और फाइनेंशियल नेचर मतलब जिसके मॉनेटरी टर्म में जिसको हम आंकलन कर सके, जिसका इम्पैक्ट मॉनेटरी टर्म में हो सके। लेकिन क्या वो बंदे के छोड़ के जाने का जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो बंदे के छोड़ने का जो इम्पैक्ट है, क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है? नहीं है। उसके इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, लेकिन उसके डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि मेरा की एम्प्लॉय चला गया, इस बात की रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ नहीं होती है। इसके अलावा ये बात पहला, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और वो है मेजरिंग एंड आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमारे बिजनेस में, नॉट हमारे बिजनेस में,
हर एक चीज को नापने के अपने अपने कुछ स्केलिंग यूनिट होती है। जैसे अगर कोई लिक्विड है तो उसको नापने के लिए आप लीटर इस्तेमाल करते हो, अगर कोई सॉलिड चीज है उसके लिए आप केजी इस्तेमाल करते हो, अगर आप क्या बोलते हो डिस्टेंस है तो उसके लिए आप किलोमीटर इस्तेमाल करते हो। ऐसे ही हमारे बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है उनको मेजर करने के लिए भी स्केलिंग यूनिट होता है, और उसको इंडिया में हम रुपीज के नाम से जानते हैं, है ना। तो अब दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का वो है कि हमने पहले तो ये ढूंढ लिया कि ट्रांजैक्शन और इवेंट कौन से अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगे जो कि फाइनेंशियल नेचर के, और कौन सी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, पहले ये तो हमने ढूंढ लिया पहले वाले में। और पहले के बाद अब दूसरे वाले में कह रहा है जो हमने ट्रांजैक्शन ढूंढा है, जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है, वो क्या मेजरिंग, उसको मेजर करते हैं कि क्या उसके मॉनेटरी टर्म में कितने उसके मनी वैल्यू आ रहे हैं। तो मनी वैल्यू निकालने के लिए कौन से स्केलिंग यूनिट यूज होता है, रुपीज यूज होता है। अब हम जैसे कि यहाँ पे हम जो अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल ले रहे थे उसके हिसाब से हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमने ढूंढ लिया कि ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है ये रिकॉर्ड होने लायक है, मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है ना। ये आइडेंटिफायर ट्रांजैक्शन हो गया क्या हमारा। अब ये आइडेंटिफायर ट्रांजैक्शन को मेजर करना है कि कितना इसका मनी वैल्यू है, तो हम कितना इसका मनी वैल्यू बताएंगे, 1,00,000 रुपए, क्योंकि ये 1,00,000 रुपए ही है ना, कितने से इसका मनी वैल्यू होगा 1,00,000 रुपए का। तो 1,00,000 रुपए इसका क्या है, मेजरिंग है, मतलब हम इसको मेजर कर लिए इसका मनी वैल्यू, और मनी वैल्यू क्या है इसका 1,00,000 रुपए। तो क्या दूसरी भी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई। अब आ जाते हैं तीसरे पे, और तीसरा है रिकॉर्डिंग। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं, हमारे बिजनेस, ये हमने कल समझा था, और इस बात को हम और थोड़ा समझ लेते हैं, मे बी इनकेस अगर ना समझ में आया हो तो और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, और वो सारे ट्रांजैक्शन जो है एक बार में आप याद नहीं कर सकते हो, तो उन चीजों को आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ता है, लिखना होता है, और जहां पे आप इन चीजों को लिखते हो उस जगह को हम जर्नल बुक कहते हैं। और ये जो जर्नल बुक है वो क्या करता है, रिकॉर्डिंग करने का काम करता है। मतलब हम तीसरा काम क्या करते हैं, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। दूसरा हमने उसकी मनी वैल्यू निकाल ली कि वो कितना मनी वैल्यू का है। और तीसरा, अब हमने मनी वैल्यू निकाली तो हमको कहीं इसको लिखना होगा कि याद रहे हमें, जब हमें इसका बाद में जरूरत हो कि हमें पता करना हो कि हमारे बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, उसको निकालने की जब जरूरत पड़े तो उसके लिए पहले हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना कि बिजनेस में कितने सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो उन सारे ट्रांजेक्शन को हम कहीं ना कहीं लिख लेते हैं, और जिस जगह पे लिखते हैं उसको जर्नल बुक कहते हैं, और जर्नल बुक में हम सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, लिखने का काम करते हैं। डन। नाउ कम टू द क्लासिफाई। हमारे बिजनेस में बहुत सारे सेल हुए हैं, बहुत सारे परचेज हुए हैं, और इतने सारे सेल और इतने सारे परचेज हर एक पेज के हर एक कॉलम में दिखाई देंगे आपको। अब सब बिखरे हुए हैं, है ना, और बुक में इसके साथ केवल सेल परचेज तो होगा नहीं, सेल परचेज इसके अलावा और भी बहुत सारे रेंट, है ना, सैलरी, वेजेस, ये सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे। अब सारी बुक में से हर एक पन्ने में से कितना ट्रांजैक्शन सेल का है और कितना ट्रांजैक्शन परचेज का है, कितना रेंट है, कितना सैलरी है, कितना वेजेस है, ये सब पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमको तो एक साथ में इसको इकट्ठा करना, अगर हम एक बार में इसको ना देखें तो फिर हमारे कंफ्यूजन हो जाएगा, बार बार हमको बुक तलाशना पड़ेगा। जब भी हमको याद करना होगा कुल कितना सेल हुआ था तो हमको बार बार जोड़ना पड़ेगा, हाँ ये यहाँ पे एक सेल है ये 50 लाख का हुआ था, फिर यहाँ एक सेल है 1 लाख का हुआ था, यहाँ एक सेल है जो 4 लाख का हुआ था, और सारे सेल को फिर हम हर बार एक बार काउंटिंग करते जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम एक हेड बना लेते हैं, पर्टिकुलर हेड, जिसके अंदर जितने सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है हम उसके अंदर डालते जाते हैं ना। तो सारे सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर हेड में जो हम डाल देते हैं, जैसे कि मान लो एक रूम है जिसमें बहुत सारी किताबें फैली हुई है ना, और उस किताबों में बहुत सारे, कुछ साइंस स्ट्रीम के हैं, कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स में भी कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, साइंस में कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं।
अब इतने सारी किताबें फैली हुई है और हमसे कहा जाता है कि चलो इसको क्लासीफाई कर दो, तो आप क्या करोगे, आप जो है वो सारी किताबें जो है उनको 11th की किताब जो है अकाउंट्स के अलग कर दोगे, 11th के जो बिजनेस की किताबें हैं वो अलग कर दोगे, 11th की जो इकोनॉमिक्स की किताबें हैं वो अलग कर दोगे, उसमें फिर साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे ही सो ऑन, आप ऐसे सारी चीजों को अलग अलग एक एक हेड में बनाते जाओगे और इकट्ठा करते जाओगे, है ना। ऐसे ही आपने बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर लिए जर्नल में, और उस जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद अब आता है वो स्टेज कि अभी सारी किताबें जो है बिखर चुकी है और अब हमको अपने हिसाब से इनको क्या करना है, लगाना है कि कितनी किताबें जो है वो मतलब कितनी जो ट्रांजेक्शन है वो सेल की है, कितने ट्रांजेक्शन जो है वो परचेज की है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको एक एक हेड में डाल देते हैं और जिस बुक में इनको डालते हैं उस बुक को हम लेजर कहते हैं। सही है क्या। अब आ जाते हैं तीसरे पांचवें में, दैट इज समराइजिंग। थोड़ा हम और इसको इलेबोरेट करके समझते हैं। पिछले क्लास में हमने समझा था कि समराइजिंग मतलब कि हम जो है लास्ट स्टेज में जो भी अकाउंट बनाते हैं दैट इज अ समराइजिंग। अब लेकिन इस बात को और थोड़े अच्छे से समझते हैं और इसको डीपली समझते हैं। जैसे कि देखिए, आपने लेजर में सारे सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक हेड में डाल दिया, लेकिन क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है, अभी भी आपको अगर पता करना होगा कि सेल्स कितने मतलब कितने सारे सेल हुए हैं, तो फिर आपको अल्टीमेटली जितने सेल हुए हैं उन सबको जो है देखना पड़ेगा कि सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन किस किस बंदे को हम सेल किए थे, है कि नहीं, और बार बार जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, समराइजिंग में एक पर्टिकुलर इन सबको क्या कर देते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के नाम से। ट्रायल बैलेंस के नाम से मतलब ना नहीं समझ आया। जैसे कि ये हमारा किताब है ना, ये हमारा किताब है मतलब बुक है जिसमें हमने रिकॉर्ड किया कि हमारे कितने सारे सेल और परचेज हुए। तो मान लो ये सेल ये सेल ये सेल हमने सबने सारा सेल जो है एक साथ हमने डाल दिया, इधर एक सेल इधर एक सेल इधर सेल, सब सारे सेल है हमने डाल दिया। अब समराइजिंग में हम क्या करते हैं, हमने जोड़ लिए ये 3 3 6 है ना, ये कितने सेल हैं, तो कुल मिला के 9 सेल हैं। ये बात हमने पता जहां कर ली दैट इज अ समराइजिंग, मतलब हमने एक जगह पे इकट्ठा करके लिख दिया कि कुल मिलाकर के सेल कितने का हुआ है, दैट इज अ समराइजिंग। ओके, ऐसे ही परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन परचेज के हेड में है। अब हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, सारे परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को क्या कर देते हैं, परचेज में डाल देते हैं, मतलब कि एक इकट्ठा कर देते हैं, जोड़ के समराइज कर देते हैं, उसका एक निष्कर्ष रिजल्ट निकाल देते हैं, दैट इज अ ट्रायल बैलेंस। ओके, और इसके अलावा इसमें हम अब बहुत सारे और भी बनाते हैं बुक, है ना, जो कि हमने कल देखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हमने समराइजिंग कर लिया, बुक बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया, है ना। ओके, अब छठे पॉइंट पे आते हैं। छठे पॉइंट में हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमने जितना सेल किया था हमें पता चला कि ये मान लो हमारा पिछला जो एग्जांपल था उसमें हमें पता चला कि 1 लाख का हमारा परचेज था, हमारा परचेज 1 लाख का था। ऐसे ही हम पता कर लेते हैं कि हमारा सेल जो है लेट सपोज 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का है। अब हमको इस बात से एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन करना है। तो हमने एनालिसिस किया कि 1 लाख का हमारा परचेज है और 1.5 लाख का हमारा सेल है, और फिर इंटरप्रेट किया कि जब इन सब का हम रिजल्ट निकालेंगे, दैट इज इंटरप्रिटेशन। ये जो रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट में क्या पता चला कि हमारा कुल मिलाकर के इसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारा 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। इस 50,000 के प्रॉफिट को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, मतलब इस रिजल्ट को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आई है। तो हमने एनालाइज इज अ थिंकिंग, मतलब हमने एनालाइज किया, थिंकिंग किया अंदर में, और उस थिंकिंग से जो रिजल्ट निकाला उस रिजल्ट को हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इंटरप्रेट करना कि क्या आखिर इस रिजल्ट का क्या हमारा मुद्दा निकलता है। तो प्रॉफिट है हमारा 50,000 का, तो दैट इज अ इंटरप्रिटेशन। अब आ जाते हैं कम्युनिकेटिव।
आज हम कम्युनिकेटिंग को और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेटिंग को समझते हैं कि हमारे बिजनेस में, अपने बिजनेस में हम बहुत सारे जो हमने रिजल्ट निकाल लिए, जो भी हमने समराइजिंग में बुक बनाया, इंटरप्रिटेशन में और उसका रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट का अब क्या है इस्तेमाल। तो इसके दो यूजर होते हैं जिनको हमको इस यूजर से ये इंफॉर्मेशन को क्या करना होता है, शेयर करना होता है। और ये जो दो यूजर होते हैं वो कौन कौन होते हैं, कल हमने जाना था, एक्सटर्नल यूजर होते हैं और एक होते हैं इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर, सही है। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल कौन होते हैं, जो बिजनेस के अंदर में लोग होते हैं उनको हम इंटरनल यूजर कहते हैं, और जो बिजनेस के बाहर के लोग होते हैं उसको हम एक्सटर्नल यूजर कहते हैं। जैसे इंटरनल में आ जाते हैं ओनर। अब ओनर से हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर करने की क्या जरूरत है कि हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रहा है, या हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट दिखाने की क्या जरूरत है, हमारा अकाउंट बेसिकली दिखाने की क्या जरूरत है। तो एक ऐसे समझते हैं कि ओनर ने, इसी बंदे ने अपना पैसा लगाया है आपके बिजनेस में, और अगर ये बंदे ने पैसा लगाया है तो ऑब्वियसली इस बंदे को तो इतना तो राइट होना चाहिए ना कि वो ये जान सके कि मेरे जिस बिजनेस में मैंने अपना पैसा लगाया है उस पैसे का क्या वेस्टेज हो रहा है, कि क्या उसका कुछ बेनिफिट निकल के आएगा, क्या मुझे उसका प्रॉफिट मिलने वाला है, कि क्या मेरे पूरी की पूरी पैसे जो है वो डूब जाने वाले हैं, ये बात तो उसे पता चलना चाहिए। तो जब हम किसी भी बंदे को अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो इस पर्पज से, उसमें एक बंदा ओनर भी होता है, और इस पर्पज से उसको शेयर करते हैं ताकि उस बंदे को इस बात का पता रहे कि उसने जो पैसा लगाया है वो पैसे के अच्छे बेनिफिट हो, मतलब कुछ अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं या बुरे रिजल्ट आने वाले हैं। कम से कम उस बंदे के अंदर इस बात का तसल्ली रहेगा कि आगे आने वाले समय में उसको क्या झेलना है। तो ओनर जो होता है, वो बंदा जो होता है, वो ये देखता रहता है अकाउंटिंग पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन देखता रहता है कि मेरे बिजनेस से मेरा आगे प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, क्योंकि है पैसा इसी का। तो पैसा जब इसने लगाया है तो राइट भी है इसका जानने का कि मेरे बिजनेस में जो पैसा मैंने लगाया है क्या उसके अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं या बुरे इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा जो बंदा है, जो दूसरे लोग हैं जिनको इसको जानने का जरूरत होता है, वो होते हैं मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट क्या होता है कि जो बंदा इस बिजनेस को चला रहा होता है, अब यही तो डिसीजन लेगा ना। तो जिस बंदे को डिसीजन लेना, पहले उसको ये तो पता होना चाहिए कि पिछले बार का जो काम है वो किस हद तक कामयाब हुआ है, और जब कामयाबी पता चल जाए कि हाँ इस तक कामयाब हुआ है, तभी तो वो आगे के लिए क्या करेगा, नया कुछ उसमें जोड़ेगा। और अगर उसमें मान लो थोड़े बहुत लूप होल्स रह गए तो वो और उसको सही करेगा, अगली बार वो लूप होल्स ना रहे। और अगर अच्छी चीजें हो रही हैं, उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है, तो वो और कंटिन्यू करेगा और अच्छे स्ट्रैटेजी बनाएगा ताकि वो मैनेजमेंट जो है, ताकि उसके जो है ना और अच्छे प्रॉफिट आए, बेनिफिट निकल करके आए। तो मैनेजमेंट को भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है। और तीसरे होते हैं एम्प्लॉइज या फिर वर्कर। अब ये लोग बंदे जो हैं आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली काम कर रहे हैं तो इनका हक बनता है। क्यों मैम? क्योंकि ये बंदे जो हैं आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो इनका सैलरी और वेजेस आपके ही बिजनेस के प्रॉफिट पे और डिपेंड है। इनका बोनस, इनका इंसेंटिव, ये सब आपके बिजनेस पे डिपेंड है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि जिस बिजनेस में वो काम कर रहे हैं, क्या उस बिजनेस में अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं उसके कुछ बोनस निकल के आएंगे, बेनिफिट। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चला तो आप बोनस नहीं दोगे। तो एम्प्लॉइज को एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि मेरे बिजनेस में अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो वो अच्छा और ज्यादा जो है ना वो बोनस के लिए उत्साहित रहेंगे, तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो बोनस और सैलरी जो है वो उनको बिजनेस से मिलना है, इसलिए वो उनको भी जानना जरूरी होता है कि बिजनेस जो है वो अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्सटर्नल यूजर में पहले होती है बैंक। बैंक को क्या जरूरत होती है? बैंक देती है लोन, तो बदले में उनको जानना होगा कि जिस बंदे को हम लोन दे रहे हैं क्या वो मेरा पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट और साथ में जो इंटरेस्ट है वो चुका पाएगा कि नहीं पाएगा। दूसरी होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो बेसिकली आपको ऐसा आप कह सकते हो कि उनको लेना है टैक्स। तो आपके बिजनेस में जितना अच्छा प्रॉफिट होगा उतने के ऊपर उनको टैक्स लेना है, तो गवर्नमेंट से भी आपको शेयर करना ज्यादा जरूरी है।
इसके अलावा होते हैं क्रेडिटर। आपने जिससे क्रेडिटर एक तरीके से अभी के लिए समझ लेते हैं, बाद में इस बात को हम और अच्छे से समझेंगे। क्रेडिटर बेसिकली होते हैं आपके ऊपर बर्डन, आपको आपको जिसको पैसा देना है वो होते हैं क्रेडिटर। अब जो बंदे को आपको पैसा देना है उस बंदे को ये बात मालूम होना चाहिए ना कि जिसको हम इतना सारा सामान दे रहे हैं उधार में, क्या वो मेरा पैसा वापस चुका पाएगा? अगर नहीं चुका पाएगा तो आपको उधार देगा क्या? नहीं देगा। तो उसको भी इस बात को जानने का हक होता है कि क्या आपके बिजनेस को कि बोल सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन अच्छे है कि नहीं, क्रेडिट वर्थनेस अच्छे है कि नहीं, आपने पहले से जितने लोगों से उधार लिया है क्या उसको आपने पैसे चुकाए हैं कि नहीं। अगर नहीं चुकाए हैं तो अगली बार से आपको नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि अगला आपने पिछला नहीं चुकाया है तो अगला क्या चुकाओगे आप, है ना। तो इसलिए क्रेडिट वर्थनेस उसको पता होना चाहिए। तो इसके लिए उसको फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस के जानने जरूरी होते हैं, मतलब आपको उनको अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है। इसके अलावा होते हैं रिसर्चर। क्यों रिसर्चर? इसलिए क्योंकि ये बंदे जो होते हैं आपके अकाउंटिंग के बेस, आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही वो अगला रिसर्च करेंगे, इसलिए इनका जानना जरूरी होता है। और ये लोग जो होते हैं आपके ही अकाउंटिंग के बेसिस पे अगला अकाउंट अपने रिसर्च को करते हैं। सही है क्या? और यहाँ से हम समझ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है ना। अब हम आओ उस बात को वापस से समराइज करते हैं। तो पहला काम आइडेंटिफिकेशन करना कि आपके बिजनेस के वो ट्रांजैक्शन है कि नहीं। बिजनेस के ट्रांजैक्शन है भी तो वो फाइनेंशियल नेचर के हैं कि नहीं, तो सबसे पहला काम। दूसरा, उसको मॉनेटरी वैल्यू निकालना, मतलब मनी के टर्म में उसका वैल्यू निकालना, मेजरमेंट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, देन उसका क्लासिफाई करना, देन समराइज करना, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना, एंड देन कम्युनिकेटिंग करना अपने यूजर्स के साथ। और यही होता है अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसकी वजह से अकाउंटिंग को जाना जाता है। ओके, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। बाय, सी।